नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, इस होली में भी आपकी पढ़ाई ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम या तो पेड की क्लासेस या तो कुछ ऐसे वीडियोज आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसी क्रम में ये शानदार वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक एमडी क्लासेस के सभी कोर्सेज पर, सभी किताबों पर कई सारे विशेष ऑफर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी बिना किसी कूपन कोड के। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या अन्य कोई भी परीक्षा है, तो आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे और सभी अपने मिनिमम प्राइजेस पर आपको देखने को मिलेंगे बिना किसी कूपन कोड के। ध्यान रखिएगा, ऑफर सिर्फ 16 मार्च तक है, इसलिए 16 मार्च से पहले अपने कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप बेहतरीन और जबरदस्त कंसेप्ट सीख पाए। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। ठीक है, तो पहले तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं सर। एक होता है सेल बायोलॉजी, क्या होता है भैया? सेल बायोलॉजी, है ना भैया। और एक होता है आपका साइटोलॉजी। ये अंग्रेजी में ही लिखा जा सकता है, हिंदी में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? एक होता है सेल बायोलॉजी और दूसरा होता है साइटोलॉजी। देखो, सेल बायोलॉजी में भी कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका सर? कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं मींस स्टडी ऑफ सेल। क्या होगा सर? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, और साइटोलॉजी में भी किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। इसको हिंदी में ना लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखिएगा, याद रखना। कोशिका का अध्ययन इसमें भी किया जाता है, कोशिका का अध्ययन इसमें भी किया जाता है। या कह सकते हो सर स्टडी ऑफ सेल। दोनों जो है सेम है, बस थोड़ा सा जो फर्क है ना, क्या है वो जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबका नमस्कार, सबका नमस्कार। ये अखिलेशवा को हम डिलीट करवा देंगे, इनका नाम लेने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। चलिए ठीक है बाबू, चलिए ओके। चलिए भैया, तो मेरा नाम यहाँ ध्यान से समझना। जो सेल बायोलॉजी है ये नई अवधारणा है। क्या है भैया? नई अवधारणा है। क्या है भैया? नई अवधारणा है, मतलब सर न्यू कॉन्सेप्ट है ये। क्या है भैया? न्यू कॉन्सेप्ट है। और जो आपका साइटोलॉजी है ये क्या है भैया? आपकी ओल्ड कॉन्सेप्ट है या पुरानी अवधारणा है। क्या भैया? पुरानी अवधारणा है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। पुरानी अवधारणा है, बस यही फर्क है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है ना भाई साहब। चलिए ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा। वो कह रहा है कि सर सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी जब दोनों एक है तो फर्क क्या है? तो याद रखना कि इसमें भी कोशिका का अध्ययन करते हैं, इसमें भी कोशिका का अध्ययन। बस फर्क इतना है कि ये नई अवधारणा है, इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा है। बड़े क्षेत्र में मतलब इसका जो एरिया है या फील्ड जो है वो बड़ा है। क्या भैया? बड़ा फील्ड है। और इसका जो एरिया है ये छोटा एरिया है। बस यही चीजें आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए खैर, ये आपके सिलेबस का नहीं था, फिर भी आप मान लो पूछ लिया गया था तो, या कोई और पूछ लिया तो बताना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा किसे कहा जाता है। चलिए, तो अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। क्या है भैया? सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, मतलब कि सजीवों में, या कह सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। ठीक है भैया, तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो मेरी बात फिर से सुनिएगा। ये सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रहमान सर को सबसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो हम कहेंगे रहमान सर को सबसे छोटे डिवाइड कर सकते हैं सेल में। किसमें? सेल में।
मतलब जैसे कोई मकान होता है, बिल्डिंग होती है, उसको ईंटे से बनाया जाता है, तो ऐसे भगवान ने हमको सेल से बनाया है। किससे बनाया है? सेल से बनाया है। किससे बनाया भैया? सेल से बनाया। ठीक है भैया, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। सर ये कैसी इकाई है? तो हम कहेंगे सर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है भैया? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मीन्स सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड सर फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कोशिका। मतलब हमारे शरीर का जो निर्माण होता है भैया, वो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। मतलब शरीर की संरचना बनाने में भाग लिया है, तो यह रचनात्मक हो गया। और हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, मतलब सजीव क्रियाएं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो भी सेल के अंदर ही हो रही है। और हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिंदा रहने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी सेल के अंदर बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा। तीसरा क्या लक्षण होना चाहिए सेल का? तो तीसरा लक्षण कोशिका का ये होना चाहिए भैया कि कोशिका जो है वो चारों तरफ दीवार से घिरी होती है। कोशिका जो है वो कोशिका जो होती है वो पारगम झिल्ली से घिरी होती है। पारगम झिल्ली से घिरी होती है। पारगम झिल्ली से घिरी होती है। क्या है? पारगम झिल्ली से घिरी होती है। मतलब सेल सराउंडेड बाई आ selectively permeable ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल क्या होता है वही आपको बताएंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए ओके। तो मेरी बात सुनिएगा, सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका चारों तरफ एक पारगम झिल्ली से घिरी होती है। बस आपके सवाल यही पूछा जाता है कि सर कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? आपके एग्जाम में यही सवाल पूछता है, यही पूछा जाएगा, 1000 बार पूछा जाएगा, सर कोशिका झिल्ली कैसी होती है। आपके क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाएगा सर अर्धपारगम होती है, अर्धपारगम होती है, या पूछा जाएगा अपारगम होती है, अपारगम होती है, या फिर कहेंगे सर चयनात्मक पारगम होगी या सेलेक्टिवली परमेबल होगा। तो ये वाला आंसर लगाइएगा। तो यहां पारगम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ ही चीज अंदर जाती है और कुछ ही चीज जो है वो बाहर आने पाती है, सारी चीजें नहीं। तो याद रखना कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो जान रखना चयनात्मक पारगम या सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ये रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल होता है या पारगम होता है। परिगम नहीं होता, पारगम होता है। तुम बड़ा सिखाइए ना हमको, ठीक है, चलिए, है ना। तो क्या है भैया? पारगम होता है, पारगम होता है। पारगम मतलब होता है जो आर पार चली जाए। तो अब यहां पर पारगम कैसा, तो हम यहां लिखे दे रहे चयनात्मक पारगम होता है। कैसा होता है? चयनात्मक पारगम होगा, सेलेक्टिवली परमेबल होगा। यही लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। सर सेलेक्टिवली परमेबल चीज क्या होती है ये समझा दो, तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा। देखो भैया, ये मान लो झिल्ली है। क्या है? झिल्ली है, या एक पतली सी कोई झिल्ली है। अब झिल्ली के इस पार मान लो सेल है, कोशिका है, और ये बाहरी वातावरण है। क्या है? बाहरी वातावरण है। क्या है भैया? बाहरी वातावरण है या बाहरी जो है इन्वायरमेंट है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जाएगा तो बहुत सारी चीजें जाएगी, लेकिन मान लो 50 चीजें हैं जो ये दीवार की तरफ जाएगी, लेकिन 50 चीजों में कुछ ही चीज जा पाएगी, बाकी क्या होगा? वापस आ जाएगी।
बाकी क्या हो जाएगी। तो गया 4 चीज था, जो जरूरत था वही सेल के अंदर गया, बाकी चीजें क्या हो गई वापस। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल हो गया कि नहीं हो गया भैया, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल हो गया कि नहीं हुआ है, कमेंट करके बताओ भैया, सेलेक्टिवली परमेबल हुआ कि नहीं हुआ। जो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल है ना, कि आपके क्लास में जाने के लिए आई कार्ड होता है, देखो जैसे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर आई कार्ड होता है, तो गेट पर एक आदमी खड़ा रहता है, आई कार्ड चेक करता है, जिसका आई कार्ड होता है उसको अंदर जाने देता है, जिसका आई कार्ड नहीं होता उसको बाहर कर देता है। तो ऐसे यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा है, जो चीज जरूरत होती है सेल के अंदर वही जाने देता है, जो जरूरत नहीं होती उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। समझ में आ रहा है। तो जो शरीर को जरूरत होती है वही अंदर जाने पाता है, अदरवाइज जो है चलिए, ये चीज आपको समझना है भाई साहब, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुनिएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझा देते हैं कि जो कोशिका होती है उसका अगला लक्षण क्या होना चाहिए, जो कोशिका होती है उसका अगला लक्षण क्या होगा वो जरा समझना है भैया। जो सेल आपकी होती है सर उसका अगला लक्षण क्या होगा जरा समझते हैं। अगला लक्षण कोशिका की ये होनी चाहिए सर, कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतः जनन की क्षमता होनी चाहिए, स्वतः जनन की क्षमता होनी चाहिए। स्वतः जनन का मतलब होता है सर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग पावर होती है उसके अंदर, अपने आप वो विभाजन कर लेती है, अपने आप क्या करेगी भैया, विभाजन कर लेगी, ये याद रखना, ठीक है। चलिए तो अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुनिएगा, कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो कोशिका क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। कोशिका चारों तरफ से एक अर्धपारगम या कह सकते हो चयनात्मक पारगम या कह सकते हो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। 2 हो गया। तीसरी अगर बात करेंगे तो स्वतः जनन की क्षमता होती है, स्वतः जनन की क्षमता होती है, मतलब कोशिका अपने आप डिवाइड हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 या कभी कभी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आधा आधा बट जाती है। ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी कोशिका की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आप इतनी बातें समझ में आ रहा है तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो सेल है कौन सा भैया, सेल है। ये सेल जो है वो लैटिन भाषा के, किस भाषा के भैया, लैटिन भाषा के, इधर देखो बाबू, लैटिन भाषा के सेलुली शब्द से बना है। किससे बना है, सेलुली शब्द से बना है। और सेलुली का जो अर्थ होता है या इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है स्मॉल रूम, छोटा कमरा, स्मॉल रूम या छोटा कमरा। तो कोशिका का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम या छोटा कमरा, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब अगर हम कमरे की बात करेंगे तो कमरे की चारों तरफ दीवार होती है कि नहीं होती है भैया, बताओ जरा। कमरे के चारों तरफ दीवार पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, एक बार बाबू बताओ, सभी लोग यस या नो करके, सभी लोग बताओ भैया। कोशिका के चारों तरफ भी दीवार पाई जाती थी और यहां पर भी चारों तरफ दीवार पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है भैया। चलिए दूसरी बात सुनिएगा, आपके घर का सारा काम धाम घर के बाहर होता है या घर के अंदर होता है, कमेंट करके ये भी बताओ भैया। तो बहुत शानदार है बाबू, है ना। जैसे आपके घर का सारा काम घर के अंदर होता है वैसे सजीवों का सारा काम कोशिका के अंदर ही होता है। खाना बनाना, खाना खाना, ये सारी चीजें कोशिका के अंदर होती है। ये बातें समझ में आ गई। दूसरी बात, तो इसीलिए सेल जो है वो लैटिन भाषा के सेलुली शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा या स्मॉल रूम, छोटा कमरा या स्मॉल रूम। समझ में आ रहा है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब एक बात और जरा सुनोगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सेल जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने था, तो सेल शब्द या जो सेल वर्ड है
वो वर्ड को दिया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था सर? रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था भैया? सर रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का या सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। साकेत कुमार का एक कहना है सर बायोलॉजी के कितने सवाल पूछे जाएंगे? तो साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार हम नोट्स देते हैं या आज का नोट्स आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको बनाना पड़ेगा नोट्स, बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा नोट्स। ऐसे नोट्स बनाने के चक्कर में समय मत खराब करिए, वही नोट्स प्रिंट आउट निकाल कर रटिएगा भैया। अगर आप बहुत ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ गए ना तो जिंदगी भर सवाल वही कर लगाते हैं। हाँ पूछो गौरव कुमार, क्या पूछना चाहते हो? सिर्फ टॉपिक से सवाल पूछेगा, बियॉन्ड टॉपिक सवाल मत पूछिएगा, टॉपिक से हट के सवाल मत पूछिएगा, सब बताएंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना है ना। चलिए अब सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यही है आपके रॉबर्ट हुक, है ना भैया। ये रॉबर्ट हुक जो थे, इन कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म मतलब सर इनका जो बर्थ हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पैदा हुए थे? तो हम कहेंगे सर इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, मतलब ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? इंग्लैंड के रहने वाले थे। समझ में आया? और सुनिएगा, कोशिका की जो खोज किया था, खोज मतलब सर डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, वो 1665 में किया था, 1665 में। तो डिस्कवरी इन्होंने कोशिका की रॉबर्ट हुक के द्वारा किया, लेकिन इनकी कोशिका जो खोजा गया था वो कोशिका मृत थी। मृत मतलब डेड सी। कौन था भैया? डेड कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। जो ये तस्वीर आप देख रहे हो ये आपके रॉबर्ट हुक हैं। कौन है बाबू? रॉबर्ट हुक है। कौन है भैया? सर रॉबर्ट हुक है। चलिए क्या है? सर रॉबर्ट हुक है। चलो दोस्तों, ओके, तो दो बातें समझ में आ गई। अब और आगे आते भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। इनकी एक किताब है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, पुस्तक मतलब बुक, है ना भैया। इनकी एक बुक है और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है भैया बुक का नाम? सर माइक्रोग्राफिया नाम है। क्या नाम है बाबू? माइक्रोग्राफिया बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है सर? माइक्रोग्राफिया है। चलिए इनके बुक का नाम क्या है बाबू? माइक्रोग्राफिया है। ठीक है, चलिए दूसरी बात सुनिएगा। रॉबर्ट हुक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। जो शब्द कोशिका है उसका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। शब्द कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने, सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो द सेल टर्म जो है वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। टर्म्ड बाय, सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला है, अगला मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने कैसे देखा ये जान लीजिएगा। इन्होंने कार्क संरचना देखा। क्या देखा? कार्क, कार्क संरचना देखा, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। किसके जैसा था? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। मधुमक्खी का छत्ता ऐसे होता नहीं है, हेक्सागोनल लाइक दिस, है ना भैया, ऐसे होता है। इस प्रकार की संरचना इन्होंने देखी थी कार्क में, है ना बाबू। चलिए इस प्रकार की संरचना इन्होंने देखी थी। ठीक है, तो इन्होंने कार्क के छत्ते के जैसा देखा था। चलिए ये चीज आपको याद रखना है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है कोशिका विज्ञान का पिता कह देते हैं। क्या बोलते भैया? इन्हीं को हम कोशिका विज्ञान का पिता ही कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, या कह देते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है इन्हीं को। किसको? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्या बोलेंगे भैया? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये बड़ा सवाल,
कार्क क्या होता है, ये बॉटल होता है। इधर देखो भैया, बॉटल होता है। तो बॉटल का ढक्कन नहीं होता था पहले, पहले एक छोटा सा मोटा सा ठूस दिया जाता, उसको कार्क कहा जाता है। क्या कहते थे? कार्क कहते थे। मेरी बात फिर से सुनिएगा, पहले ढक्कन नहीं हुआ करता था, ये जैसे बंद करने वाला ढक्कन नहीं होता है, इसमें जो है वो ठूस दिया जाता है ना। और ढक्कन जो होता था वो लकड़ी का हुआ करता था, लकड़ी का हुआ करता था, है ना। तो आज भी गांव वगैरह में चलता होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है भैया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि माइक्रोग्राफिया किताब किसकी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कब खोजा था, और इनको क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखा के समझा भी दिया है, ठीक है। अब जरा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं, है ना, चलिए अब आते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हो ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। कौन है भैया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। सर इनका जो जन्म हुआ था, जन्म मतलब सर इनका जो बर्थ हुआ था, है ना भैया, ये पैदा कहाँ हुए थे, तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो डच है। क्या है बाबू? डच है। ये कहाँ पैदा हुए, तो हम कहेंगे सर ये डच में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए? सर डच में पैदा हुए थे। और आपसे ध्यान से समझना है ना। और देखिएगा दूसरी बात अगर देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या भैया? सर जीवित कोशिका की खोज किया था इन्होंने, या जीवित कोशिका का अध्ययन किया था इन्होंने। सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किया था इन्होंने, जीवित कोशिका का अध्ययन, या कह सकते हो सर स्टडी ऑफ लिविंग सेल, स्टडी ऑफ लिविंग सेल। सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन इन्होंने ही किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन था भैया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। भैया ये बात आपको समझना चाहिए। कब किया था? 1674 में, 1674 में, 1674 में इन्होंने खोजा था। दूसरी बात, ये प्यारे भाई ने जीवाणु की भी खोज किया था। किसका? सर जीवाणु की खोज की थी इन्होंने, जीवाणु की भी खोज इन्होंने किया था, या कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी किया था। किसका भैया? सर बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, बैक्टीरिया को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे अगर बढ़ेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कहाँ किया था, तो एक शैवाल था जिसका नाम था स्पाइरोगाइरा। क्या नाम था? स्पाइरोगाइरा नाम का शैवाल था। क्या था भैया? स्पाइरोगाइरा नाम का शैवाल था, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरोगाइरा एल्गी। स्पाइरोगाइरा एल्गी है, उसी में इन्होंने लिविंग सेल का स्टडी किया था। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, उसी में सबसे पहले इन्होंने इसको पढ़ा था। और स्पाइरोगाइरा को क्या बोला जाता है? सर तालाब का रेशम कहते हैं, तालाब का रेशम कहा जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। अब और जानिएगा बाबू, इधर देखो, इनको दो चीज का पिता कहा जाता है। कितने चीज का? दो चीज का पिता कहा जाता है। एक तो भैया जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या बोलते भैया? जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता, या इनको क्या बोलते हैं? सर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज किया था। ठीक है बाबू, एक तो ये हो गया। दूसरा सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा, इन्होंने माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाया था। कौन सा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था इन्होंने सबसे पहले, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था भैया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था। ठीक है भाई साहब, क्या बनाया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने सबसे पहले बनाया था। ठीक है भैया, क्या बनाया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इन्होंने बनाया। ठीक है भाई साहब, अब और सुनिएगा, है ना। इसीलिए इनको सूक्ष्मदर्शी का पिता भी कहते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सूक्ष्मदर्शी का पिता भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना है। सर इन्होंने जीवाणु की खोज कब किया था? तो 1683 में किया था। ये बात भी आपको याद रखना है।
ठीक है, इसलिए इनको सूक्ष्म या कह सकते हो माइक्रोस्कोपी या सूक्ष्मदर्शी का पिता भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को रट के रखना है। इतना सुंदर नोट्स आपको बना के दे दिए हैं कि शायद आपको एक लाइन जो है, अच्छा एक लड़का पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। हिंदी पढ़ रहे हो, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। चलिए इतनी बातें क्लियर हुआ भाई साहब। चलिए इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, कोशिका का आकार। देखिए भाई साहब, कोशिका के आकार के बारे में याद रखना, बहुत सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ए बाबू जल्दी बताओ। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मतलब होता है बाबू लार्जेस्ट सेल। इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है भैया? शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है भैया? शुतुरमुर्ग का अंडा है, या इसी को बोलते हैं सर ऑस्ट्रिच एग। ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या पढ़ेंगे? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर। मतलब पादप मतलब प्लांट और जंतु मतलब एनिमल सेल के बीच में क्या फर्क होता है, यही अंतर आज हम लोग समझेंगे। तो भैया आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? तो हम बता देंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का क्या अंतर होता है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सभी लोग रेडी हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच क्या फर्क है वो पढ़ना है? सभी लोग कमेंट करके बताओ यस या नो। सभी लोग कमेंट करके बताओ भैया। चलिए चलिए भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, ठीक है। चलिए तो जहां जहां हमको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वो ट्रिक बता देंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं भैया? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल, पादप कोशिका। क्या पढ़ेंगे भैया? प्लांट सेल या पादप कोशिका पढ़ेंगे, ठीक है भैया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये कोशिका बड़ी होती है। बड़ी मतलब होता है भैया ये कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है। किसके कंपैरिजन में? एनिमल के कंपैरिजन में बड़ी होती है। दूसरी बात है ये कोशिका जो होती है वो सर आयताकार होती है। कैसी होती है भैया? आयताकार होती है, मतलब सर रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है बाबू? सर रेक्टेंगुलर होता है। आयताकार मतलब होता है रेक्टेंगुलर, जैसे इस तरह से होती है ना। दो बातें याद रखना, ठीक है। ठीक है बाबू, तो फिर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो प्लांट सेल होता है वो बड़ी होती है एनिमल से, है ना, एनिमल सेल से। आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है। दो चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर तीसरी बात समझेंगे तो जरा समझना कि जो आपकी प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका होता है, उनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक मतलब सर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो किनारे होता है। कोशिका के कहाँ होता है भैया? किनारे होता है। किनारे मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों साइड में होता है। साइड मतलब मान लो ये कोशिका है तो यहाँ किनारे पाई जाएगी न्यूक्लियस, है ना। बाकी ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरी बात फिर से सुनिएगा। मैंने कहा जो प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका होती है, उसका केंद्रक किनारे होता है, साइड में होता है। जबकि एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो बीचों बीच में होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगला अगला ध्यान से समझना बाबू। इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 तो देखो, है ना। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे भैया तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया? सर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति मतलब होता है सर सेलवाल पाया जाता है। तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सर सेलवाल पाया जाता है। और एनिमल सेल में सेलवाल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेलवाल नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इधर देखिएगा। अब जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल की एक खास बात है कि बड़ा रसधानी पाया जाता है। बड़ा रसधानी पाया जाता है। रसधानी मतलब होता है बैकोल्स। रसधानी का मतलब क्या होता है? सर लार्ज बैकोल्स पाया जाता है। लार्ज
बैकोल्स पाया। बैकोल्स गुब्बारे की जैसी संरचना होती है, येलो, इतनी बड़ी गुब्बारे की जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अब आगे आ जाते भैया, तो आगे देखिएगा जो प्लांट सेल होता है उसमें लवक पाया जाता है। लवक मतलब होता है सर प्लास्टिड मिल जाएगा। क्या मिलेगा भैया? सर प्लास्टिड देखने को मिल जाता है। और यही लवक में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर आ जाते हैं अगला, अगर इसका काम देखेंगे भैया तो जरा ध्यान से देखिएगा। जो पादप कोशिका होती है उसमें और क्या देखने को मिलता है दोस्तों? तो उसमें डिक्टियोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? डिक्टियोसोम पाया जाता है। डिक्टियोसोम होता है। डिक्टियोसोम कोई नया चीज नहीं है, बल्कि गोल्गी बॉडी को प्लांट में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट में गोल्गी बॉडीज को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन टेक्नीशियन में आया था, है ना, जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था कि बड़ी रसधानी किसमें पाई जाती है? तो भैया प्लांट सेल में जो रसधानी होती है या बैकोल्स होता है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों फिर से सुनिएगा कि पादप कोशिका बड़ी होती है एनिमल कोशिका से, आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है भैया? रेक्टेंगुलर होता है। दूसरी चीज सुनिएगा, पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है वो किनारे होता है। कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। रसधानी जो होती है बैकोल्स वो बड़ी होती है। लवक या प्लास्टिड पाया जाता है। डिक्टियोसोम होता है जिसको हम लोग एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गया भैया? इतनी बातें सर समझना है। इधर देखिएगा, है ना। चलिए इनको देखो, एक सीखा शेख सोनू है। अब इनकी बात सुन लीजिएगा, इनके बुद्धि कहाँ है यही हम बता दे जरा, है ना। ये कोई कॉमेडी से कम नहीं। हम पढ़ा रहे हैं सेल, है ना। ये पूछ रहे हैं सर सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। कसम से तुम सामने होते ना तो तुमको क्या करते। ये ग्रुप डी नहीं, ये नासा में सीधे लॉन्च हो जाएंगे, ये डायरेक्ट नासा में जाएंगे, है ना। ये पढ़ा रहे हैं हम इनको सेल, पूछ रहे हैं सर सबसे बड़ा सेल कौन सा, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है ना। तो मतलब अब गोल्गी बॉडी पूछ लो तो मान चलते हैं, है ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सब बताएंगे। डायग्राम वाइग्राम दिया गया है बाबू, हम डायग्राम नहीं दिखाए हैं, ये देखो डायग्राम है ना। तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल की बाहरी दीवार पे सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल में लवक होता है। प्लांट सेल में ये सारी चीजें पाई जाती जो आपको मैंने बताया है। ठीक है, चलिए ठीक, अब आते हैं अगली बात, जरा समझिएगा सर और प्लांट सेल की क्या खासियत है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो आपके परीक्षा में यही से पूछा जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, बस ये याद रखना है। प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। लाइसोसोम्स क्या होता है भैया? एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब होता है सर नहीं पाया जाता है। तो क्या प्लांट सेल में पाया जाता है? तो बता दीजिएगा सर प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। दूसरी बात, तीसरी बात जरा ध्यान से देखिएगा, प्लांट सेल में तारक काय नहीं पाया जाता है। तारक काय नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? तारक काय। तारक काय का मतलब होता है सर सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है, और यही इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भैया, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही दोनों परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब कौन सा ऑर्गन क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना, कि गोल्गी बॉडी क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, तारक काय क्या होता है, ये सब एक एक करके बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अब ये रहा आपका प्लांट सेल की क्वालिटी, है ना, जो एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे प्लांट सेल बड़ा होता है, आयताकार होती है। प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो किनारे होता है। इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है। इनमें बड़े बैकोल्स या लार्ज जो है बैकोल्स पाया जाता है। लवक इसमें पाया जाता है। इसमें गोल्गी बॉडी पाई जाती है, लेकिन उसको प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तारक काय नहीं पाया जाता है।
ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो। हाँ बिल्कुल आ सकता है दीपक मिश्रा, क्यों नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर है, तो अब आते हैं सर एनिमल सेल के बारे में जान लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एनिमल सेल होती है जो वो छोटी होती है। क्या होती है भैया? छोटी होती है। एनिमल सेल क्या होती है? छोटी होती। छोटी मतलब होता है सर स्मॉल होती है, समझ में आ रहा है? तो एनिमल सेल क्या है? छोटी होती है, ठीक है। दूसरी बात सुनिएगा, एनिमल सेल की जो आकार होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका जो आकार होता है वो कोई डेफिनेट नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने? गोल भी होते, लंबे भी होते हैं, तारा के जैसे भी होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो वेरियस शेप्ड के होते हैं। क्या होते हैं भैया? सर ये वेरियस शेप्ड के होते हैं। उसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो बता दीजिए, उसमें जो होता था वो कैसे थे? रेक्टेंगुलर थे, मतलब आयताकार हुआ करता था। लेकिन एनिमल सेल की बात अगर हम करेंगे तो एनिमल सेल जो होता है उसमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, दूसरी बात सुनिएगा कि एनिमल सेल की और क्या खासियत है। तो हम कहेंगे सर एनिमल सेल में जो केंद्रक होता है वो बीचों बीच में होता है। एनिमल सेल जो होता है, इन एनिमल सेल में केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में पाया जाता है। ये मान लो सेल है तो सेल के बीचों बीच में पाया जाएगा, सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? सेंटर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा भैया? सेंटर में पाया जाता है। नीरज गोस्वामी का एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। नीरज गोस्वामी सुन लीजिएगा भैया। देखो बाबू, इधर जो आपने कहा है कि प्लांट सेल में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। सिर्फ एल्गी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है भैया। एल्गी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है आपने कहीं एक लाइन पढ़ लिया होगा, अलग बात है। तो मेनली सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम की जगह प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट पाया जाता है। ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप पहली बात तो सेंट्रोसोम की स्पेलिंग बनाना सीख लो बाबू, है ना, उसके बाद आप सवाल पूछिए, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहली बात सुनिएगा कि जो एनिमल सेल होता है वो पौधे की कोशिका से छोटी होती है। एनिमल सेल का आकार जो होता है वो अलग अलग प्रकार का, गोल भी होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, तारे के जैसा भी होता है, अलग अलग टाइप का। इनका जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस में जो होता है वो सेंटर में होता है। सेंटर मतलब होता है सर बीच में होता है। कहाँ होता है भैया? बीच में होता है, सेल के बीचों बीच में पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे जरा ध्यान से समझना है। सर आगे क्या होगा? तो आगे जो होगा वो यही होगा कि जो इसमें रसधानी होती है, रसधानी जो होती है, रसधानी मतलब सर बैकोल्स। तो जो बैकोल्स होगा या तो नहीं पाया जाएगा, या तो नहीं होगा, या तो नहीं होगा, या अगर होगा तो छोटी होगा, छोटी छोटी होगी। अगर होगी भी तो कैसी होगी? छोटी छोटी, है ना भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, इधर इधर देखिएगा। जो बैकोल्स होगा या तो एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, और अगर पाया भी जाएगा तो इन स्मॉल साइज, साइज क्या होगी भैया? स्मॉल होगी, छोटी साइज की पाई जाएगी। तो एनिमल सेल का बैकोल्स बड़ा है, छोटा है, और प्लांट सेल का बड़ा है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना है। अब और आगे आ जाते हैं, फिर से सुनिएगा। सर एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता है। लवक मतलब प्लास्टिड, नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में जो लवक होता है वो नहीं होता है। नहीं मतलब भैया एब्सेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना। तो एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना। इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें गोल्गी बॉडी पाया जाता है। यहाँ पर गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉय पाया जाता है। गोल्गी, वहां गोल्गी बॉडी की जगह क्या कहा गया था? प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी की जगह क्या बोला गया था? सभी लोग बताइएगा कि
जो प्लांट सेल था उस प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी जो है वो गॉल्गी बॉडी की जगह क्या पाया गया था, तो हम बता देंगे सर प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी की जगह डिक्टियोसोम पाया गया था, बता दिया था दोस्तों, है ना। चलिए इतनी बातें क्लियर है। तो मेरी बात सुनिएगा कि जो रसधानी है ना, रसधानी जो होती है वो प्लांट सेल में क्या थी, बड़ी थी। एनिमल सेल में ज्यादातर एब्सेंट होता है, अगर पाई भी जाती है रसधानी या बैकोल्स तो छोटी होती है। लवक जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। गॉल्गी बॉडीज जो है वो एनिमल सेल में कहलाती है, प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी की जगह डिक्टियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, डिक्टियोसोम कहलाता है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर लाइसोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता था, यहां पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो होता है वो क्या होगा भैया, प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है पाया जाता है, लाइसोसोम यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है भैया। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरी बात जो लास्ट वाली बात है वो याद रखना, ठीक है। यहां पर इसकी बात यह है कि सर सेंट्रोसोम या तारक काय यहां पाया जाता है। सेंट्रोसोम या तारक काय जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, सॉरी एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होगा, सेंट्रोसोम जो हो जाएगा दोस्तों वो यहां पर प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट मतलब होता है पाया जाता है। ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गए, प्लास्टिड क्या होता है, ए बाबू अब एक साथ कोई कैसे पढ़ा देगा, एक एक अंग उठाएंगे। सेल वॉल क्या होता है ये बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, सब एक एक करके पढ़ाया जाएगा ना। तो अब सोचो कि सर सेंट्रोसोम क्या होता है बता दो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक एक चीज है ना। तो हमको अभी पौधे और जंतु कोशिका के बीच अंतर बताना है। अंतर बताने के बाद हम बताएंगे कि कोशिका बनी कैसे होती है, उसका एक एक ऑर्गन क्या होता है, ये हम समझाएंगे। ठीक है भैया। लेकिन अब जो आपसे बता दे, जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि पादप कोशिका जो होती है उसका संचित भोजन क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताओ सर पादप कोशिका में क्या स्टोर होता है, तो हम कहेंगे सर पादप कोशिका में स्टोर होता है स्टार्च। क्या स्टोर होता है भैया, स्टार्च स्टोर होता है। और एनिमल सेल क्या स्टोर होता है भैया, सर स्टार्च स्टोर होता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या स्टोर होता है, संचित होता है, तो बता दीजिएगा सर ग्लाइकोजन स्टोर क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। क्या होता है भैया, सर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा बाबू, ग्लाइकोजन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। क्या स्टोर होगा, ग्लाइकोजन है। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि पादप कोशिका में क्या संचित रहता है, कौन सा खाद्य पदार्थ है, तो हम कहेंगे स्टार्च हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ये दोनों आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है भैया। तो ये दोनों आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अभी तक पढ़ाए हैं वही इंपॉर्टेंट है अब तक का, है ना। चलिए अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अगर आप अंतर जान गए हो तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव उनको बोलते हैं जिनकी शरीर या जिनका निर्माण जो है केवल एक कोशिका से बने होते हैं, या कह सकते हो जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती हो, जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती हो, जिसमें केवल एक कोशिका हो, मतलब अपनी पूरी जिंदगी एक ही कोशिका में गुजार दे, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, केवल एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है भैया, केवल एक कोशिका पाई जाती है। फाउंड ओनली या फाउंड सिंगल सेल्ड, सिंगल फाउंड सिंगल सेल हो जाएगा।
केवल एक ही कोशिका से जो बने होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। और सर एक कोशिकीय जीव में आपका अमीबा आ जाएगा। क्या आएगा भैया, सर अमीबा आ जाएगा। ये लिखा है क्या, अमीबा। अमीबा क्या है सर, एक कोशिकीय है। इधर लिखा है सर यूग्लिना भी क्या है, एक कोशिकीय है। यूग्लिना भी क्या है, एक कोशिकीय है। सर बैक्टीरिया या जीवाणु भी क्या है, सर एक कोशिकीय है। ठीक है सर पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय है। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय है। जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही कोशिका में गुजार दे, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा इसमें कौन सा एक कोशिकीय है, कौन सा बहुकोशिकीय है। तो भैया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, ये सब एक कोशिकीय हैं, है ना। तो जो अपनी जिंदगी एक ही कोशिका में गुजार दे उसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और जो एक से ज्यादा में गुजारेंगे उन्हें बहुकोशिकीय बोलते हैं। अगला आपका टॉपिक क्या होगा सर, बहुकोशिकीय। क्या होगा, बहुकोशिकीय। मतलब कि जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। जिनका जो शरीर है वो, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है, एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। किससे बना है भैया, एक से अधिक कोशिकाओं से बना है, से बना है ना। मेड अप ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ मोर देन, बॉडी मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। मतलब जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हो, मोर देन वन सेल। जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हो उसे हम क्या बोलेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हो जाएगा। मानव क्या है, बहुकोशिकीय है। मेढक बहुकोशिकीय है, बिल्ली बहुकोशिकीय है, जो है वो आपका खरगोश बहुकोशिकीय है, केचुआ बहुकोशिकीय, कीट बहुकोश, मतलब ये सब आपके क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। इसमें भी पूछा जाता है कौन सा एक कोशिकीय होता है, कौन सा बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो एक कोशिकीय किसे बोलेंगे, जिनकी शरीर एक ही कोशिका से बने हैं उन्हें एक कोशिकीय। जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय कहा जाता है। इतनी बात तक क्लियर हो रहा है, पक्का, शानदार। हाँ, ये पादप लिख सकते हो, है ना, इसमें पादप। अच्छा, इसको अगर हम देखेंगे तो सर कहेंगे बड़े जंतु भी आ जाएगा। जंतु आता है मतलब एनिमल आएगा। कौन आएगा भैया, एनिमल आ जाएगा आपका। और क्या आ जाएगा, पादप आ जाता है। पादप मतलब प्लांट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा सर, एल्गी आ जाएगा। एल्गी मतलब शैवाल इसी में आ जाता है। ठीक है, और क्या आ जाएगा सर, कवक आ जाएगा। कवक मतलब फंगाई भी आ जाएगा। सब नोट्स में मैंने लिख के भेज दिया है आपको कि ये इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए, नहीं अब देखिएगा, वायरस हम पढ़ाए हैं। अब कृष्णा महाराज हमसे कह रहे हैं कि सर वायरस एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। तो अब इसका मतलब कृष्णा महाराज ने वीडियो पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सिर्फ कमेंट पे इंटरेस्ट रखते हैं। 2 दिन मैंने वायरस पढ़ाया है और अभी तक इनको ये नहीं पता है कि वायरस को चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि वायरस ना एक कोशिकीय है ना बहुकोशिकीय, वो कोशिका से बना ही नहीं है ना। तो जरा बताओ भैया, अब हम क्या करें, बाल्टी ले ले और उसमें चुल्लू में पानी डाल के डूब के मर जाएं, है ना। ऐसे कहाँ हो पाएगा। तो एक बार वीडियो, वायरस जब सेल से बना ही नहीं है तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए, ओके, इतनी बातें क्लियर हो रहा है। चलिए, ये बात आपको समझ में आना है। ओके, तो जिनका शरीर एक ही कोशिका से बने हो एक कोशिकीय, जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिका से बने हो बहुकोशिकीय। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे सर, कोशिका सिद्धांत। ठीक है,
या सेल थ्योरी पढ़ेंगे। चलो भैया कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। सर कोशिका सिद्धांत में नाम आता है 3 वैज्ञानिक का। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टी स्वान है। क्या है भैया? टी स्वान है, SHWANN है, ये टी स्वान है। थियोडर स्वान नाम है इनका। क्या नाम भैया? थियोडर स्वान नाम है इनका। ये 1839 में दिए थे। और ये जो दिखाई, हाँ ये बता दे भैया ये कहाँ, ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे भैया? जूलॉजिस्ट हुआ करते थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो सर ये इंग्लैंड के रहने वाले थे या ब्रिटेन के रहने वाले थे। चलिए अब स्लाइडन की बात करते हैं। ये स्लाइडन जो थे ये 1839 में, नहीं 1838 में, 1838 में आए। और ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? सर जर्मनी के रहने वाले थे। और ये बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है भैया। चलिए इनके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, जब इन दोनों के बारे में बता देते हैं। ठीक है। चलिए तो कोशिका सिद्धांत जो है वो कब आया? 1839 में कंप्लीट हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर कोशिका सिद्धांत में 3 नाम आते हैं। कितने नाम आते हैं? 3 नाम आते हैं। एक का नाम है भैया स्लाइडन। क्या नाम था? स्लाइडन का नाम आता है। ठीक है। किसका नाम आता है भैया? स्लाइडन का नाम आता है। ठीक है। चलिए तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है सर जरा ये बताइएगा सेल थ्योरी किसने दिया था? तो ज्यादातर आपको एग्जाम में स्लाइडन एंड स्वान ही मिलता है। कौन मिलता है भैया? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद का आगे की कहानी हम और पढ़ाएंगे। ठीक है तो शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो कोशिका झिल्ली को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसे। कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है भैया? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं भैया? सर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। चलिए ठीक है। चलिए ओके। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे तो 2 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे या अंग्रेजी में हिंदी में पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका की दूसरी सबसे बाहरी दीवार है। पादप कोशिका या प्लांट सेल का सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है। मतलब सबसे बाहर वाली दीवार उसका सेल वॉल है, फिर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो सेकंड आउटर मोस्ट वॉल है। हिंदी में बोलते हैं इसको दूसरी सबसे बाहरी झिल्ली है। लेकिन पादप कोशिका की बात करेंगे दूसरी सबसे बाहरी झिल्ली है। कौन? तो बता दीजिएगा, ये है ना भैया। तो जब प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में सबसे बाहर होता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका ये आ जाता है कोशिका झिल्ली। लेकिन जब जंतु कोशिका की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे भैया? जंतु कोशिका या कह सकते हो एनिमल सेल की बात करते हैं। जंतु कोशिका या सर एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल की सबसे बाहरी दीवार है। ये सबसे बाहरी दीवार है। क्या है भैया? ये सबसे बाहरी दीवार है या झिल्ली है। तो एनिमल सेल का क्या है भैया? आउटर मोस्ट वॉल है या कह सकते हो कि आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहरी दीवार है। इतनी बातें समझ में आ रहा है? समझ में आया भैया? अब दूसरी बात सुनिएगा। दूसरी बात जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये निकल कर आता है कि जो कोशिका झिल्ली है मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है। पौधे और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधे और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों
कोशिकाओं में पाया जाता है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है भैया, चलिए। तो मतलब अगर हम कहेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली दोनों जगह पाया जाता है तो बता दीजिएगा हाँ सर प्लाज्मा झिल्ली दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा कि चाहे एनिमल सेल की बात करें चाहे प्लांट सेल की, कमेंट बंद कर दीजिए, हमको कमेंट ना दिखाइए क्योंकि सोनुआ बहुत परेशान किए है ना, हजारों, इसको ब्लॉक कर दो। हाँ, क्योंकि फर्जी कमेंट आता तो थोड़ा इरिटेशन लगने लगता है ना, हमारा दिमाग उधर ही डायरेक्ट जाता है। सोनू को ब्लॉक कर दो और कमेंट बंद कर दो। चल इधर देखो भैया, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में फिर से बता देते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा मतलब होता है द्रव, और द्रव के चारों तरफ जो दीवार पाई जाती है उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ओके, दूसरी बात, जब हम पौधे की कोशिका के बारे में बात करते हैं, प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, तो प्लांट सेल की दूसरी सबसे बाहरी दीवार है। जैसे भैया मान लो ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल की सबसे बाहरी दीवार सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। दूसरे नंबर पर जो दीवार आती है वो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन एनिमल सेल की सबसे बाहरी दीवार है, क्यों है? क्योंकि वहां तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए। तो यही चीजें हम बता रहे थे कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी दीवार है, जबकि पादप कोशिका की दूसरी सबसे बाहरी दीवार है। ठीक है भैया। दूसरी बात, पौधे और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों, ठीक है, सेल में पाए जाते हैं। मेरे पास प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। फर्क क्या है कि प्लांट सेल की सबसे बाहरी दीवार है, सॉरी दूसरी सबसे बाहरी दीवार है, और एनिमल सेल की सबसे बाहरी दीवार है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यही है कि सर ये चयनात्मक पारगम है। यही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, यही आपके परीक्षा में क्या होगा, पूछा जाएगा। चयनात्मक पारगम है। क्या है भैया? चयनात्मक पारगम है। चयनात्मक पारगम का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है। क्या होता है भैया? सेलेक्टिवली परमेबल होता है, परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल अब नहीं होता भैया, सेलेक्टिवली परमेबल अगर नहीं होता तो बाहर की चीज अंदर नहीं जा पाती और अंदर की चीज बाहर नहीं जा पाती। जैसे भैया कि बहुत सारे आयंस, मिनरल्स, ऊर्जा, एनर्जी, एटीपी, इन सब का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो आदान प्रदान होने के लिए जो दीवार है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल होता है कि क्या चीज अंदर से बाहर जाना है और क्या बाहर से अंदर आना है। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल या चयनात्मक पारगम। आपके परीक्षा में सवाल यही पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो हम बता देंगे सर कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम होती है। क्या होती है? चयनात्मक पारगम होती है। बस यही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिए अब जरा और आगे आते हैं। इसको, स्लाइड को आगे ले जाएं, स्लाइड को आगे ले जाए भैया, बिल्कुल हम ले जाते हैं स्लाइड को और आगे। स्लाइड को जब हम आगे ले जाएंगे तो जो आपका कोशिका झिल्ली है, क्या है भैया? जो कोशिका झिल्ली है, क्या बोलते हैं भैया? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली का नाम मैंने आपको क्या बताया बाबू? तो बता दीजिएगा सर, इसी को हमने प्लाज्मा झिल्ली भी कहे हैं। क्या बोले हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहे हैं। इसके दो नाम है, याद रखना। ठीक है, चलिए। तो अब इसका बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण बात इसका यह है कि ये सजीव होते हैं। ये क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव मतलब होता है सर ये लिविंग है, जिंदा है। जबकि सेल वॉल क्या था? ए बाबू जल्दी बताओ, सेल वॉल क्या था? सजीव था कि निर्जीव था? बताओ भैया, सेल वॉल क्या था? सजीव था कि निर्जीव था? हमने बताया है कल। इसका मतलब शिवम दुबे नोट्सो नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ सवाल करने आ जाते हैं यहाँ पे, है ना? सभी लोग बताइएगा,
कल पढ़ाया है ना, चिल्ला चिल्ला के एकदम नट्टी सूख गई है ना, मतलब नट्टी सूख गया था कि मतलब वो जिंदा है मरा है, जिंदा है मरा है, सब बताया था। ठीक है, तो हमने आपको ये बात बताना चाह रहे हैं भैया कि जो आपकी कोशिका भित्ति थी जो हम कल पढ़ाए हैं वो डेड थी, मरी हुई थी, निर्जीव है, जबकि कोशिका झिल्ली क्या है बाबू, सजीव है, सजीव। ठीक है, चलिए दूसरी बात सुनिएगा, इधर देखो बाबू, इधर इधर इधर, वहां पर मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, और यहाँ जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, तो हम कहेंगे सर लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है भैया, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। क्या बोलेंगे भैया, सर लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। सर दोनों को मिलाकर जब बोलते हैं तो इससे बोलते हैं फास्फोलिपोप्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फास्फोलिपोप्रोटीन कहा जाता है, फास्फोलिपोप्रोटीन कहते हैं। यही चीज आपको याद रखना है, क्या है भैया, फास्फोलिपोप्रोटीन। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहा जाएगा कि जरा बताइए सेल वॉल किससे बनी है, तब हम सेलुलोज का नाम ले लेंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे सर फास्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है सर, फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। ये चीज आपको याद रखना है, पक्का भैया। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इतना पूछता है, इतना पूछता है, इतना पूछता है, ठीक है, कि आप सोचिए नहीं। अखिलेश कुमार प्रजापति हैं, तो भाई लोग जरा सुनिएगा, कह रहे सर हमारा नाम ले लीजिए। हम इनका नाम ले लेंगे तो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसे हो जाए ना तो सबसे हम 5-5 हजार रुपया लेके सबका नाम ले ले, है ना। बाबा रहमानी आपका नाम ले लिए, ग्रुप डी में सिलेक्शन, आपका नाम ले लिए, ग्रुप डी में सिलेक्शन। गजब इंसान है भाई साहब। ठीक है, चलिए ओके। अजीब अजीब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए बाबू पढ़ाई पर ध्यान दो, इस सब दुनिया में कुछ काम आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए भैया जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी लचीली होती है। क्या होती है भैया, लचीली होती है। लचीली मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेक्सिबल होता है या इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है, लचीली होती है। क्या होती है भैया, लचीली होती है ना बाबू। अब लचीली का मतलब ये होता है कि वो फैलेगी और सिकुड़ेगी। तो जब सेल के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो कोशिका फैल जाएगी, वो जो झिल्ली है वो फैल जाएगी, और जब पानी कम होगा तो वो सिकुड़ भी जाएगी, है ना। तो यही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली बात, जरा सुनिएगा। अगली बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो सबसे पहली बात तो सर इसका काम, काम मतलब होता है सर फंक्शन क्या होता है। तो सर इसका जो फंक्शन है वो ये है कि कोशिका के आकार को बनाए रखना। क्या करना भैया, कोशिका के आकार को बनाए रखना, कोशिका के आकार को बनाए रखना, कोशिका के आकार को बनाए रखना। पहला काम इसका यही है, बनाए रखना। ठीक है, चलिए अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटेन, मेंटेन सेल शेप्ड। कोशिका की जो आकार होती है उसको वो बनाए रखता है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। दूसरी बात, सर इसका दूसरा काम क्या है, तो थोड़ा इसको हटा देते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए, ताकि हम लिख सके। दूसरा काम क्या है, ए बाबू इधर देखो, इधर देखो, दूसरा काम क्या है इसका। इसका दूसरा काम यही है मेरे प्यारे बच्चों कि ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है भैया, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मतलब प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या हो जाएगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कोशिका के अंदर जो झटका वटका लगता है, वो झटका के बारे में अगर बात करेंगे तो उससे ये बचाता है। ठीक है, चलिए तीसरी बात है, जरा सुनिएगा। अगला क्या काम है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करता है, ये पदार्थों का विनिमय भी करता है,
पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है, आदान प्रदान भी करता है। एक्सचेंज द मटेरियल, एक्सचेंज मटेरियल, पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है भैया, तो ये चीज आपको याद रखना, ये सवाल आपकी परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पदार्थ में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब पाया जाता है। समझ में आया? ठीक है भैया, चलिए अब इतनी बातें अगर आपने सीख लिया है तो बड़ी मजेदार बातें आने वाली है, और वो आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको सेल पढ़ाया था और सेल के दो भाग बताए थे, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव। तो अब का टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, जीवद्रव हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक क्या होगा दोस्तों, जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो सभी प्यारे बच्चे बताओ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो जल्दी, सभी लोग कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए कि सर अब हम लोग पढ़ेंगे जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है भैया, क्या पढ़ने वाले हैं, जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं एक बतिया बताना चाहूंगा, अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, जरा समझिएगा। सबसे पहली बात, सर इसकी खोज किसने किया था, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, खोज मतलब होता है डिस्कवरी। इधर देखो बाबू, क्या बोलेंगे, डिस्कवरी। तो इसकी जो डिस्कवरी किया गया था वो परकिंजे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो हम कहेंगे सर परकिंजे के द्वारा किया गया था। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने किया था, सर परकिंजे ने किया था। किसने किया था बाबू, परकिंजे ने किया था। सॉरी, माफी चाहेंगे, मैं गलती से निकल गया है। ठीक है, इन खोज जो किया था वो फिलिक्स डुजार्डिन ने किया था, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, फिलिक्स डुजार्डिन ने किया था। खोज किसने किया था, फिलिक्स डुजार्डिन ने किया था। समझ में आ रहा है दोस्तों, किसने किया था, फिलिक्स डुजार्डिन ने किया था 1835 में, 1835 में, 1835 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर आते हैं, सर इस प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था, तब नाम बता दीजिएगा। सर परकिंजे ने दिया था। नाम किसने दिया था, परकिंजे ने दिया था। नाम किसने दिया था, परकिंजे ने दिया था। ये चीज आपको याद रखना है ना। चलिए, नाम किसने दिया था, तो हम बता देंगे परकिंजे ने दिया था। लेकिन परकिंजे अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम मोहल था। क्या था, मोहल था। और कब दिए थे, 1840 में। आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि जीवद्रव की खोज किसने किया, डुजार्डिन ने। जीवद्रव नाम किसने दिया, परकिंजे और मोहल ने दिया था। ये चीज आपको याद रखना है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स सुलजे। क्या नाम था भैया, मैक्स सुलजे नाम था। क्या नाम था भैया, मैक्स सुलजे थे। नाम इनका मैक्स सुलजे इस प्रकार लिखा जाता है, मैक्स सुलजे, है ना भैया। मैक्स सुलजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवद्रव सिद्धांत दिया था। क्या दिया था भैया, जीवद्रव सिद्धांत दिया था। क्या दिया था भैया, जीवद्रव सिद्धांत दिया था, या इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी थी। क्या दिया था भैया, सर प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया गया, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, मैक्स सुलजे ने क्या दिया था, जीवद्रव थ्योरी या प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया गया था। ठीक है, चलिए, ये मोहल है, मोहन नहीं है महाराज, इंडियन समझ लिए हो, जबरदस्ती बैठानी है। हम लोगों की इंडियन की फितरत होती है ना। जैसे कमला हैरिस जब यहाँ से चले गए, है ना, कमला हैरिस कभी मुड़ के इंडिया की तरफ से नहीं रहे, और वहाँ राष्ट्रपति बनने के बाद तो इंडिया वाले एकदम बिलिर बिलिर कर रहे हैं, कमला हैरिस हमारे इंडिया की हैं, है ना, कमला बुआ फूफी सब लोग कहने लगे उसको, अजीब आदमी है ना। तो ये जबरदस्ती का नाम मत जोड़िए। अगर इतने देश से प्रेम हो तो काहे भाग गए, है ना। अगर इतने देश से प्रेम होता तो काहे भाग गए थे, इंडिया में रहना चाहिए था उनको। चलिए
है ना। चलिए, जिएंगे मरेंगे सब यही होगा, मिट्टी में दफन भी हो जाएंगे, मिट्टी को चूमते भी रहेंगे, लेकिन देश के साथ ही रहेंगे। चलो भैया, इतनी बातें क्लियर हो गया बाबू। चलिए, अब एक बात जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ओके। अब यहां एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, सर ये क्या है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो द्रव रूप है। क्या है? द्रव का रूप है। द्रव रूप मतलब होता है सर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतनी बातें क्लियर हो गया। किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और बताएंगे दूसरी बात, सर ये जो लिक्विड होता है वो किस रूप में होता है? तो हम बताएंगे सर कोलाइडी फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? सर कोलाइडी रूप में होता है। कोलाइडी रूप मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें पानी होता है और पानी में कुछ तेल वोल डाल दिया जाए जो पूरी तरह से मिले ना, तो कुछ ऐसे ही है ये चीजें। तो किस रूप में पाया जाता है? तो बता देंगे कि कोलाइडी रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कोलाइडी रूप में पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है। तीसरी बात, अब और आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। तो जीवद्रव्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। तो याद रखना तकरीबन 65% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। यही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि जीवद्रव्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर क्या होगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब जरा एक बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम कल बहुत चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि जीवद्रव्य जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो हम बता भी दिए थे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। और दूसरा क्या बताया था? केंद्रक। यही तो बताया था, चिल्ला चिल्ला के खूब बताया था मैंने, है ना। तो अब जरा एक बात और सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोशिका का निर्माण या जीवद्रव्य में कौन कौन सा पदार्थ होता है, तब आप आंसर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा सर जीवद्रव्य में या प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे कम क्या पाया जाता है, ये चीज आपको हम ट्रिक में याद कराएंगे। किस में याद कराएंगे भैया? ट्रिक में याद कराएंगे। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना भैया, हम आपको छोटे से ट्रिक में याद करा देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है भैया। इधर देखिएगा, हमने क्या लिखा? डब्लू पेंसिल लिखा। क्या लिखा भैया? डब्लू पेंसिल। अच्छा है ट्रिक कि नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। डब्लू का मतलब होता है भैया वाटर। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है कोशिका में? वाटर मतलब पानी पाया जाता है। क्या पाया जाएगा भैया? पानी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बाबू? जल्दी बताओ। पानी पाया जाएगा, सबसे ज्यादा पानी पाया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर क्या पाया जाएगा दोस्तों? तो दूसरे नंबर पर पी का मतलब होता है सर प्रोटीन पाया जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन पाया जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा दोस्तों? तो हम कहेंगे सर प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। अब आते हैं सर तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो सर तीसरे नंबर में आ जाएगा आपका सर न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, या इसी को क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। और आपको पता है न्यूक्लिक एसिड आपका है क्या? तो सर डीएनए और आरएनए को ही तो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसी को तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। चलिए, गधा नहीं कह, बता रहे हैं कि सर अभी तो ऑक्सीजन कहा था, हम पदार्थ की बात कर रहे हैं और वहां पर तो हमने तत्व एलिमेंट की बात किया था ना। सुनते नहीं है बस मास्टर साहब। कल एक हमारे पास बिटिया कमेंट की थी, बिटिया थी कि बेटवा था, हम समझे नहीं पाए थे, है ना।
एक बच्चा ने हमारे पास कमेंट किया कि सर आपने गलत लिखवाया है, फिर मुझे फोटो खींच के दिखाना पड़ा उनको कि मतलब हमने गलत नहीं लिखाया है, आप तुक्का गलत मार रहे हैं। तो इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर ना, कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है ना। तो ये चीज याद रखना। अब आते हैं दूसरे नंबर। अब इसके आगे क्या होता है? सी का मतलब होता है भैया कार्बोहाइड्रेट। सी का मतलब क्या होता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। और एल का मतलब क्या होता है भैया? लिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड्स होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है कि किसी कोशिका द्रव में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तब आप पानी बताइएगा। पानी के बाद दूसरा ऑप्शन आपका क्या मिलेगा? प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ये पदार्थ अगर पूछा है तो बताइएगा। पदार्थ मतलब मेरे प्यारे बच्चों यौगिक भी कह सकते हो या मटेरियल भी कह सकते हो। लेकिन वहां वाला जो था, ये वाला, ये तत्व पूछा है भाई साहब। तत्व बोले तो एलिमेंट पूछा है। अब इतना तो सेंस पता ही होगा कि ये तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व है ना। क्लियर हो गया भाई साहब? तो अब इतनी चीजें इतना बढ़िया बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको W वाला याद रखना है, P वाला याद रखना, N वाला याद रखना, C वाला और L वाला। ये ट्रिक है आपको याद कराने का, है ना। ये ट्रिक है आपको याद कराने का। बाकी हम कुछ भी चले जाएंगे, चाहते तो पढ़ा के चले गए होते, क्या कर लेते हमारा, है ना। कुछ नहीं कि सर ने तो पढ़ेबे किया, लेकिन ट्रिक तो याद हो गया। तो याद रखना जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? W पेंसिल। W मतलब होता है वाटर सबसे ज्यादा, उससे कम क्या पाया जाता है? प्रोटीन, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट और सबसे कम लिपिड पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया भैया? समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाहिए। याद हो जाएगा भैया, याद हो जाएगा सबको, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए, तो W पेंसिल हवा में मत उड़ाइएगा, है ना। चलिए ओके, अब आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम जीवद्रव्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जीवद्रव्य के बारे में। सर जीवद्रव्य के कितने भाग होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताओ कि सर जीवद्रव्य के कितने भाग होते हैं। सभी लोग बताइएगा कि जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। कमेंट करके बताओ भैया, प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया है? ए बाबू जल्दी बताओ, जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? बताओ भैया, सभी लोग बताइएगा। चलिए चलिए, सभी लोग बताइएगा। 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। नहीं तो देख लो कोई खाली हुआ ना, वर्मा सर है नहीं ना। ठीक है, चलिए। तो जीवद्रव्य जो है उसके 2 भाग होते। एक का नाम है कोशिका द्रव्य। क्या बोला था भैया? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और दूसरा क्या होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? केंद्रक होगा। क्या होगा सर? केंद्रक हो जाएगा या न्यूक्लियस हो जाएगा। केंद्रक होगा या क्या हो जाएगा सर? न्यूक्लियस हो जाएगा। 2 हिस्सा याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, इस कोशिका द्रव्य के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो सर कोशिका द्रव्य के 2 भाग होते हैं। इसको थोड़ा डेप्थ करते हैं। कोशिका द्रव्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? तो पहला, कोशिका के अंदर पाया गया कोशिकांग। क्या? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स। क्या होता है भैया? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे उदाहरण के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है सर? लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम हो जाएगा।
ये सब उदाहरण हैं आदि एटसेट्रा, है ना। तो कोशिका द्रव के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, तो बता देंगे कि कोशिका द्रव के अंदर जो है वो कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2-4 महीने बता दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। बाकी बचा हुआ चीज क्या है, साइटोसोल है। बचा हुआ चीज क्या है, साइटोसोल है। क्या है भैया, साइटोसोल है। क्या बोलते हैं भैया इसको, साइटोसोल कहते हैं। समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा भैया, कोशिका द्रव 2 चीज से मिलकर बनी है। पहला है आपका कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स, और दूसरा उसके अंदर भरा हुआ पानी, उसके अंदर भरा हुआ पानी। और भरा हुआ पानी क्या होता है, साइटोसोल कहलाता है। तो इतने बड़े हो गए होंगे, अभी साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में अंतर नहीं जान पाते हैं कि होता क्या है। तो एक बढ़िया सा उदाहरण से समझिएगा, व्हाट इज साइटोसोल, बताएं। चलिए, चाय बनाते हैं आप लोग, बिल्कुल बनाते हैं चाय, है ना। तो चाय में हम डालते हैं चाय पत्ती, है ना भैया, और चाय में हम डालते हैं अदरक। बहुत लोग चाय में लौंग और इलायची डालते हैं, है ना, डालते हैं भैया कि नहीं डालते हैं, है ना। समझ में आया, मेरी बात सुनिएगा। चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते तो भगोना में क्या डालते हैं, दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, लौंग है, अदरक है, इलायची है, यही सब तो डालते हैं। अब क्या ऐसे चाय पी लेते हैं, नहीं, ऐसे चाय नहीं पीते हैं। उसको छाना जाता है। क्या करते हैं, छाना जाता है। तो छानने के बाद जो पानी नीचे की तरफ जो पीने वाला चाय होता है वो साइटोसोल है, और जो छन्नी में रुक गया है वो कोशिकांग है, और दोनों मिलाकर क्या है भैया, वो याद रखना कोशिका द्रव है। तो हम कहेंगे भगोना का चाय, भगोना का चाय, भगोना का चाय क्या है, सभी लोग बताइएगा, कोशिका द्रव है। और छन्नी में रुका हुआ, छन्नी में रुका हुआ चाय पत्ती, चाय पत्ती, अदरक, ये सब क्या है आपका, तो बता दीजिएगा कोशिकांग है। और जो पीने वाला चाय है जो आपके कप में होता है, पीने वाला चाय जो है वो क्या कहलाया आपका, साइटोसोल कहलाया। अब बताओ भैया, इससे ज्यादा अगर ना समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है भैया। तो आप क्या करिएगा, क्या करिएगा कि साइटोसोल को मैथ के फार्मूले से भी लगा सकते हो। मैथ के फार्मूला मतलब होता है, ये लो साइटोसोल हम किसे कहते हैं, इधर देखो बाबू, साइटोसोल बराबर होगा कोशिका द्रव। क्या होगा, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव माइनस, माइनस क्या, कोशिकांग। तो भैया कोशिका द्रव लो और उसी कोशिका द्रव में क्या करिएगा, कोशिकांग को छान लीजिएगा, और छान लिए तो जो पानी पानी बचा वही क्या कहलाया, साइटोसोल कहलाया। अब बताओ भैया सर, समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो ये बड़ा नॉर्मल चीज था, लेकिन कुछ बच्चे एकदम से कमेंट करने में बिजी हैं, कमेंट करने में बिजी हैं, समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर से बता दे, मान लो ना समझ में आए। चाय जो भगोने में होता है उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, मिक्स होता है, तो वो है आपका कोशिका द्रव। भगोने से जब छान लेंगे तो छन्नी में क्या बच जाएगा, अदरक अदरक रह जाएगा। तो ऐसे ही जब कोशिका द्रव को छानेंगे तो छन्नी में क्या बचेगा, छन्नी में बचेगा उसका कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बच जाएगा, वो कोशिकांग कहलाएगा। और जो पानी पानी नीचे गिर जाएगा वो साइटोसोल कहलाएगा। यही होगा भैया आपका। ओके, चलिए, तो हम आपको एक एक करके पढ़ा देते हैं कि सर पहले हम कोशिका द्रव पढ़ाएंगे, फिर कोशिका द्रव के बाद आपको साइटोसोल भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गया।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आओ भाई साहब अगली बात सुनते हैं। कोशिका द्रव, या हम कहेंगे सर साइटोप्लाज्म, ये सब है क्या? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, ठीक है भैया, क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए ओके, अब कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। इधर देखिएगा, साइटोप्लाज्म, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, है ना भैया, याद रखना। तो सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसी को तो हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए, अब कोशिका द्रव की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोशिका द्रव का विस्तार कहां से कहां तक है? केंद्रक कला से लेकर और कोशिका झिल्ली तक। ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है नीला नीला या आसमानी कलर का, यही आपका साइटोप्लाज्म है। क्या भैया? साइटोप्लाज्म है। मतलब अगर हम कहेंगे सर कोशिका द्रव का विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां है से कहां तक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कहां तक है। ए मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, विस्तार कहां से कहां तक है, तो हम कहेंगे सर केंद्रक कला से लेकर, कहां से लेकर? केंद्रक कला से लेकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और कहां तक है भैया? तो हम कहेंगे सर कोशिका झिल्ली तक है। कहां तक है? कोशिका झिल्ली तक है, कोशिका झिल्ली तक है, ठीक है। कहां तक है भैया? कोशिका झिल्ली तक है, ठीक है भैया, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कहां से कहां तक है? तो भैया ये रहा केंद्रक की झिल्ली, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहां से शुरू होता है और ये क्या है भैया? कोशिका झिल्ली है। तो इनके बीच में जो पूरा भरा हुआ दिखाई देता है यही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गया है। अब और आते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ए बाबू इधर देखो, इधर देखो सर, इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखना, इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है, मतलब सर इसकी जो डिस्कवरी किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? सर रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कब किया था तो पता है आप लोगों को? 1665 में, 1665 में। कब किया था? 1665 में किया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रहा है। 1665 में इसकी खोज किया था, या कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म की खोज किया था। सर कोशिका द्रव का नाम किसने दिया था? सर इसका नाम किसने दिया था, या इसको नेमिंग करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना, साल था 1874 और 1874 में कोलिकर ने किया था। नाम किसने दिया था? कोलिकर ने दिया था। ये चीज आपको याद रखना, किसने? कोलिकर ने दिया था, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखना है कि नाम किसने दिया और खोजा किसने, ये बड़ा मुद्दे की बात है। इतनी बातें क्लियर हो गया है। अब आते भैया, जो आपका कोशिका द्रव है ये जेली नुमा होता है। कैसा होता है भैया? जेली, जैसे जेली जो हम लोग खाते हैं वो उस तरह से होता है, जेली नुमा होता है, या कह सकते हैं सर जेली लाइक होता है, जेली नुमा होता है। जैसे हम लोग जेली, जाम और जेली खाते नहीं, उसी तरह से होता है, ठीक है। जाम और जेली जैसे नहीं होता है उसी तरह से होता है। कैसा होता है भैया इसका नेचर? जेली नुमा होता है, याद रखना, याद रखना। ओके चलिए, अब दूसरी बात सुनिएगा। यही साइटोप्लाज्म है जिसमें कोशिकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, नल्स पाया जाता है। तो सारा कोशिकांग जो होता है वो कहाँ पाया जाता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखना है, कोलिकर, ठीक है। चलिए
ओके, तो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ओके, अब फिर से सुन लीजिएगा कि कोशिका द्रव की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। नाम किसने दिया, 1874 में कोलिकर ने दिया। इसका विस्तार जो है वो केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक होता है। कहां तक होता है भैया, सेल मेम्ब्रेन तक होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से और आगे देखिएगा, फिर इसका काम समझ लेते हैं। इसका काम क्या है, आखिर ये हमारे अंदर क्यों पाए जाते हैं, है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाएगा कि कोशिका द्रव का काम क्या है, कोशिका द्रव का कार्य, कोशिका द्रव का कार्य क्या होगा, कोशिका द्रव का कार्य क्या होगा, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब कोशिका द्रव या कह सकते हो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसका काम क्या होता है, ठीक है भैया। चलिए ओके, चलिए साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है ये जानिएगा। सबसे पहली बात तो ये लिखिएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक प्रक्रिया में मदद करता है, रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करता है। तो सेल के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही होती है उसमें क्या करता है, ये सहायता करता है, रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करता है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्प इन केमिकल प्रोसेस, हेल्प इन केमिकल प्रोसेस। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या करता है भैया, तो याद रखना मदद करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है उसमें ये मदद करता है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है, दूसरी बात जरा सुनिएगा। दूसरा काम इसका क्या है कि कोशिका के अंदर कोशिकांग को समेटे रखता है, कोशिकांग को समेटे रखता है। क्या करता है, कोशिकांग को समेटे रखता है, रखता है। अंग्रेजी में बोलेंगे कलेक्ट द सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो जितने भी कोशिकांग है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें जो है मेरे प्यारे बच्चों उसको ये समेट के अपने पास रखता है। इसके अलावा सर इसका और क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोशिका के आकार को बनाए रखता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है, वो बनाए रखना, ठीक है। अंग्रेजी में इसे बोल देंगे मेंटेन शेप ऑफ द सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। कोशिका के आकार को क्या करता है भैया, ये बनाए रखता है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जरा यहां पर याद रखना भाई साहब और सुनिएगा। अब अगर हम लगे हाथ कह दें कि सर साइटोसोल किसे कह देंगे, है ना, तो साइटोसोल के बारे में हमने आपको बता दिया है कि साइटोसोल हम उसे कहते हैं, साइटोसोल हम उन्हें कहेंगे, साइटोसोल हम उसे कहेंगे कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसी में से क्या कर दिया जाए, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव में कोशिकांग को निकाल दिया जाए, कोशिका द्रव में क्या किया जाए, कोशिकांग को निकाल दिया जाए, कोशिका द्रव में क्या किया जाए, कोशिकांग को निकाल दिया जाए। और जो बचता है वही को क्या कहा जाता है, कोशिकांग को निकाल कर जो बचता है वही क्या कहलाता है, तो वही आपका साइटोसोल कहला देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना ध्यान से समझना है। तो आप मत पढ़िए भैया, जैसे कह रहे हैं अनिकेत, तो आप मत पढ़िए, क्या करना है। जैसे अनिकेत का कहना इतना पढ़ने के बाद मजदूर बनना है, तो ना पढ़ो, आप कुछ और कर लो, IAS वाईएस की तैयारी कर लो, काहे यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, जाओ वहाँ IAS वाईएस बनो।
हाँ दोनों करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा उसका पार्ट है ना। चलिए IAS बनो जाके, क्या यहाँ पढ़ोगे, हम लोग गरीब आदमी हैं तो मजदूरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बनाया रखता है बेटा कि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा घट जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, है ना, तो ये दोनों काम करेगा। चलिए ठीक है विनोद कुमार, तो अब और आगे जरा समझते हैं। आएगा चेतन, इसी महीने हो सकता है बुक लॉन्च हो जाए। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब छोटी सी चीज जानते हैं, वो है आपका रसधानी, बैकोल्स। रसधानी क्या होती है, ठीक है, हम लोग जानेंगे सर व्हाट इज बैकोल्स या रसधानी, है ना। चलिए, तो रसधानी की अगर हम बात करते भैया, तो सर रसधानी की जो खोज किया था, खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, स्पैनजी को जाता है। किसको जाता है भैया, स्पैनजी को जाता है, स्पैनजी को जाता है। ठीक है सर, इसको नाम किसने दिया था, तो सर नाम दिया था डुजार्टिन ने। नाम किसने दिया था, सर डुजार्टिन ने दिया था। ठीक है, चलिए, तो खोजने का कोई और है और नाम देने का श्रेय किसी और को जाता है। ठीक है, चलिए यहां याद रखना कि जो रसधानी होती है ये पादप कोशिका में बड़े होते हैं, पादप कोशिका में बड़े होते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है भैया, बड़े होते हैं। पादप कोशिका में ये बड़े होते हैं, मतलब अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में ये साइज में बड़े होते हैं, है ना भैया। ये देखिए रसधानी बड़ा सा है, लार्ज होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, है ना। चलिए दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात इसका काम क्या है। ठीक है, दूसरा समझिएगा, जंतु कोशिका में, ये बता भी चुके हैं हम पिछली क्लास में लेकिन फिर भी बता रहे हैं, जंतु कोशिका में या कह सकते हो एनिमल सेल में, एनिमल सेल में ये छोटे होते हैं। छोटे मतलब सर स्मॉल होते हैं या एब्सेंट भी होते हैं। एब्सेंट मतलब होता है नहीं भी पाए जाते हैं, एब्सेंट भी होते हैं, नहीं भी पाए जाते हैं। ठीक है भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों प्लांट सेल में इनकी साइज बड़ी होती है, एनिमल सेल में इनकी साइज छोटी होती है या कहीं कहीं एब्सेंट भी होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात जरा सुनिएगा, है ना। दूसरी बात इसकी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम उठा के देखेंगे बैकोल्स का, तो बैकोल्स की जो बाहरी दीवार होती है, इधर देखिएगा भैया सब लोग, जो बैकोल्स की बाहरी दीवार है, ये वाली दीवार, ये बाहरी दीवार है, इस बाहरी दीवार को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं सर, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अब जरा ध्यान, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और पानी को क्या बोलते हैं, सेल सैप कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया, सेल सैप कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो रसधानी की बाहरी दीवार को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये परीक्षा में खूब पूछा गया है और इसीलिए आपको ये याद भी रखना होगा।